तुम्हारा पति अस्पताल में है, पैसे लेकर तुरंत आओ। कुसुम आहूजा की आवाज फोन पर गूंजी और मैंने ठीक 3 सेकंड चुप रहकर फोन कान से दूर किया और फिर इतनी जोर से हंसी कि खुद मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, माफ कीजिए, लेकिन आप किस पति की बात कर रही हैं? क्योंकि ठीक 3 महीने पहले उसी देवेश आहूजा ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था, मुझे इस औरत से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। और उसी कुसुम आहूजा ने जज के सामने कहा था, यह औरत हमारा पैसा लूट कर भाग रही है। और आज अचानक मैं फिर से उनकी बहू बन गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था। दोस्तों, मेरा नाम विद्या देशपांडे है, उम्र 62 साल। पूरे के कोथ रोड इलाके में मेरा खुद का 2 BHK फ्लैट है और पिछले 35 साल मैंने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हेड लाइब्रेरियन के रूप में काम किया है। मेरी जिंदगी किताबों के बीच बीती, लेकिन किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें सबूत बनती है। और मैं वही औरत हूँ जिसने अपनी शादी के हर पन्ने को सबूत में बदल दिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी किसी कमजोर बूढ़ी औरत की है, तो यही रुक जाइए, क्योंकि यह कहानी उस औरत की है जिसने चुप रहते हुए पूरी तैयारी की और जब वक्त आया तो सबको ऐसी चोट दी कि आज भी उसका दर्द बाकी है। मेरी शादी साल 1980 में हुई थी। तब मैं 22 साल की थी। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रही थी। पिता सरकारी क्लर्क थे, माँ गृहिणी थी। घर छोटा था लेकिन किताबों से भरा हुआ था। देवेश आहूजा से रिश्ता रिश्तेदारों के जरिए तय हुआ। पहली मुलाकात में वह शांत और सीधा लगा। उसकी माँ कुसुम जी ने मुस्कुरा कर कहा, बहू बहुत संस्कारी लगती है। और मैं उस मुस्कान का मतलब समझ नहीं पाई। शादी के पहले महीने ठीक रहे, फिर मेरी नौकरी लगी। कॉलेज लाइब्रेरी में पहली तनख्वाह 5000 रुपए थी और उसी दिन कुसुम जी ने हाथ बढ़ाया, बहू तनख्वाह दे दो, घर का खर्च मैं संभालूंगी। मैंने झिझकते हुए पैसे दे दिए और यहीं से मेरी कमाई मेरी नहीं रही। हर महीने वही कहानी। अगर मैंने कभी अपने लिए पैसे मांगे तो ताना मिलता। माँ कहती, किताबों में मत उलझो, औरत बनना सीखो। देवेश कभी मेरे पक्ष में नहीं बोला। साल बीतते गए, बेटी तन्वी हुई। मैं नौकरी कर वापस गई क्योंकि मुझे पता था अगर नौकरी गई तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगी। तन्वी छोटी थी जब पहली बार मैंने उसे देखा कि वह मेरी तरह चुप रहना सीख रही है। ससुराल में उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी और उस दिन मैंने तय किया कि मेरी बेटी मेरी तरह नहीं जिएगी। 10 साल में मैं सीनियर लाइब्रेरियन बनी। तनख्वाह बढ़ी लेकिन हालत नहीं बदली। हर पैसा कुसुम जी के हाथ में जाता और मुझे एहसास हुआ यह घर नहीं, एक तिजोरी है जहाँ पैसा जमा कर रही हूँ लेकिन चाबी किसी और के पास है। तभी मैंने फैसला किया, लड़ने का नहीं, योजना बनाने का। उसी दिन से मैंने लिखना शुरू किया। हर अपमान, हर ताना, हर तारीख, हर गवाह। मैंने अपनी लाइब्रेरी की आदत को अपनी जिंदगी पर लागू कर दिया। हर घटना को वर्गीकृत किया, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, घरेलू हिंसा और चुप्पी। साल 2001 में मैंने दूसरा बैंक अकाउंट खोला। किसी को भनक नहीं लगी। कॉलेज से मिलने वाले बोनस, रिसर्च प्रोजेक्ट की फीस, ओवर टाइम का पैसा सब उस अकाउंट में जाने लगा। मैं वही पुरानी साड़ी पहनती रही, वही चुप बहू बनी रही। कुसुम जी समझती रही कि मैंने हार मान ली है, लेकिन असल में मैं हर दिन मजबूत हो रही थी। साल 2003 में मैंने पहला प्लॉट खरीदा अपने मायके के नाम से ताकि किसी को शक ना हो। पिता ने कागजों पर साइन किए और बोले, बेटा यह तुम्हारी आजादी का पहला कदम है। उस दिन पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा दिखाया। साल 2005 में मैंने छोटा फ्लैट खरीदा जहां मैं और तन्वी छुट्टियों में आती थी और उसे बताया जाता था कि यह मौसी का घर है। तन्वी बड़ी हो रही थी और सवाल पूछने में लगी थी, माँ पापा हमेशा दादी की बात क्यों मानते हैं? मैं हर बार उसे यही कहती, सही वक्त आने पर सब समझाऊंगी। साल 2008 में मैंने यह 2 BHK फ्लैट खरीदा जहां आज मैं बैठी हूँ। तीनों प्रॉपर्टी मेरे नाम पर और किसी को खबर नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन सबूत छुपाना जानती है। साल 2010 में मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। मैंने देवेश को किसी और औरत के साथ देखा। हाथों में हाथ लिए हुए कॉफी शॉप में खड़ा वह हंस रहा था। वैसी हंसी कभी मेरे साथ नहीं हंसा था। उस दिन मैं रोई नहीं क्योंकि रोना कमजोरी नहीं था, लेकिन मैंने उस वीडियो रिकॉर्ड को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव रखा। 6 महीने में पूरे सबूत जमा किए।
फोटो, वीडियो, होटल बिल, कॉल डिटेल सब कुछ और डायरी में दर्ज कर दिया। उसी साल तन्वी ने कॉलेज ज्वाइन किया और मैं उसे हॉस्टल छोड़कर आई। देवेश ने एक बार भी नहीं पूछा बेटी कैसी है, क्योंकि उसकी जिंदगी अब किसी और में उलझ चुकी थी। साल 2012 में कुसुम जी को सब कुछ पता चल गया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया कि मैंने देवेश को दूर कर दिया है। उसी दिन उन्होंने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा और देवेश खड़ा देखता रहा। वह पल मेरे अंदर कुछ तोड़ नहीं पाया, बल्कि कुछ जगा गया। साल 2015 में जब कुसुम जी ने कहा अब नौकरी छोड़ दो, अब घर संभालो, तब पहली बार देवेश ने मुझे मारा और उसी रात मैंने अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और पहली बार वकील से संपर्क किया, लेकिन तलाक नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था बिना तैयारी के कदम उठाया तो सब कुछ छिन जाएगा, समाज, बेटी, सम्मान, सब कुछ। उसी साल मैंने चुपचाप सब इकट्ठा करना शुरू किया। कॉल रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, गवाह, पड़ोसी, कॉलेज स्टाफ, हर वह इंसान जो सच्चाई जानता था। साल 2017 में तन्वी ने विदेश में नौकरी पाली और जाते वक्त उसने कहा, माँ अब आप भी अपने लिए जियो। और मुझे लगा मेरी परवरिश सफल हो गई। साल 2020 में जैसे ही मेरी रिटायरमेंट मिली, मैंने केस फाइल कर दिया। देवेश और कुसुम जी को भरोसा था कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं कोर्ट में नहीं कापी। मैंने हर डायरी, हर सबूत जज के सामने रखा। 3 महीने में फैसला आया, तलाक मंजूर, सारी संपत्ति मेरी और किसी को मुझे परेशान करने का हक नहीं। कोर्ट रूम से निकलते वक्त कुसुम जी रो रही थी और देवेश जमीन देख रहा था और मैं सीधी चल रही थी। 3 महीने बाद वही फोन आया, देवेश अस्पताल में है, पैसे लेकर आओ। और मैंने साफ कहा, मेरा कोई पति नहीं है और पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद धमकियां आई, गालियां आई, रिश्तेदारों के फोन आए, बेटी को फोन किए गए, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, कानून ने फैसला दे दिया है, अब भावनाओं का कोई मोल नहीं है। वे मेरे घर आए तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि इंटरकॉम से ही कागजात दिखाने को कहा। मैंने उन्हें बैंक बैलेंस बताया, 45 लाख, 3 प्रॉपर्टी, 20 साल की डायरियां और एक मजबूत वसीयत। वे समझ गए थे यह खेल वो हार चुके हैं। आज देवेश जिंदा है, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है। कुसुम जी चुप है। समाज अब मुझे गलत नहीं कहता, क्योंकि समाज सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और मैं आजाद हूँ। मैं आज भी किताबों के बीच रहती हूँ, लेकिन अब मैं हर रविवार औरतों को सिखाती हूँ कि चुप रहना कमजोरी नहीं होता। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी कमाई अपने नाम रखो, अपने कागज संभालो, सबूत बनाओ और जब वक्त आए तो बिना कापे फैसला लो, क्योंकि जो औरत खुद का सम्मान करना सीख लेती है उसे कोई दोबारा गुलाम नहीं बना सकता। और यही थी विद्या देशपांडे की कहानी, जो तलाकशुदा जरूर है लेकिन हारी हुई नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ कहानी है तो याद रखिए, ऐसी हजारों विद्या आज भी चुप है, तैयारी कर रही है और जब बोलेगी तो दुनिया हिल जाएगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।